लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद अब नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। इन नतीजों की घोषणा के साथ ही नई सरकार बन जाएगी। इस बीच आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पूर्व भी आपने जिन ईवीएम मशीनों के जरिए मतदान किए हैं, वो ईवीएम आखिर कैसे करती हैं वोटों की गिनती, मतगणना में कितना लगता है समय, किसकी होती है जिम्मेदारी, आज यही जानेंगे अपने आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मतगणना कब शुरू की जाती है और इसमें कितना समय लगता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। यहाँ सबसे पहले बैलेट पेपर और ETBPS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। इसके जरिए आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। इस प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। करीब 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी RO प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। वहीं मतों की गिनती का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाता है। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने और वोटों की गिनती की जिम्मेदारी एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी RO की होती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। ये एक सरकारी अधिकारी होता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिला अधिकारी को ही RO बनाया जाता है। अब अगर बात करें ईवीएम से होने वाले वोटों की गिनती की, तो बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम से काउंटिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट किया जाता है। इसके बाद यूनिट पर लगे रिजल्ट बटन को क्लिक किया जाता है, जिसे क्लिक करते ही कंट्रोल यूनिट सभी कैंडिडेट को मिले वोट्स दिखाना शुरू कर देती है। इस रिजल्ट को मैनुअली काउंटिंग ऑफिसर और प्रतिनिधियों के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट पर एक टोटल बटन भी होता है। इस बटन पर क्लिक करके कुल वोटों की संख्या पता की जा सकती है। वहां मौजूद राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्व कंट्रोल यूनिट पर नजर आ रहे रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT पर्ची के जरिए इलेक्ट्रॉनिक काउंट की एक्यूरेसी को वेरीफाई भी किया जा सकता है। और आखिर में किसी क्षेत्र के सभी ईवीएम में दिख रहे रिजल्ट को एक जगह पर कैलकुलेट किया जाता है। इस कैलकुलेशन के बाद आखिर में आता है फाइनल रिजल्ट। बता दें कि एक ईवीएम में अधिकतम 2000 वोटों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि मतगणना से जुड़े सरकारी प्रोटोकॉल क्या होते हैं। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती हैं। वहीं अगर मतगणना केंद्र पर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी के दोषी पाए जाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 136 के तहत मतगणना केंद्र पर गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी और नागरिक दोनों के लिए सजा का प्रावधान भी है। दोषी पाए जाने वाले को 6 महीने से 2 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या दोनों हो सकता है। नतीजों की घोषणा होने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। काउंटिंग के 45 दिनों बाद तक ईवीएम को उसी स्टोर रूम में रखा जाता है, जिसके बाद उसे वहां से बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इन ईवीएम में अगले 6 महीने तक डेटा सेव रहता है और इन्हें किसी अन्य चुनाव के लिए उपयोग में भी नहीं लाया जा सकता। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।